यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है, जितना तू दौड़ा उतना ही भरमाया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये पंक्तियाँ मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यही वास्तविकता है जो है जीवन का। इंसान जब तक जीता है तब तक यश कीर्ति मान सम्मान के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो पीछे पूरा संसार छूट जाता है, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। जाता है तो केवल 1-1.5 कुंटल लकड़ी और 1-2.5 मीटर का कफन। तो चलिए, आज हमारी कहानी का विषय है दिल्ली में एक मौत, जिसके लेखक है कमलेश्वर। मैं शुरू करता हूँ। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जू जू करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं और फिर दूर हो जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है। सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों की चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं हैं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रख कर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार, क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। ज़रा अपना आयरन देना, अतुल कहता है। तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पेंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में शेर दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे।
तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उससे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। उसने वहीं से जवाब दिया तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे से थमा दिया। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं बन उठता। इन दोनों या वासवानी परिवार का ही शेर दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती हैं। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और ओठों पर पिछली शाम के लिपस्टिक की हल्की लाली अब भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए ही वे निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डासलल लग जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आज समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना है दीवान चंद जी की कल मौत हो गई? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह सेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें भर थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। वह कह रहा है और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से प्रमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों डस लग पहुँचना तो चाहिए। तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ। वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा। पॉलिश बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उससे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है। सूरज की किरणों का पता नहीं। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेड़ी लाकर खड़ी कर ली। रोज़ की तरह प्लेट सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यों खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेजगारी की खनक यहाँ तक आती है। धंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूँ? मिसेज वासवानी पूछ रहे हैं।
वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला और पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है, उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ, कहता हुआ भी मवानी और सरदार जी के पास जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन, इंग्लिश, बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए टेलर का पता डायरी में नोट करता है और मिसेज वासवानी बाजे पर दिखाई पड़ती हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी हैं, 1-2 कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहा चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दास्ताने पहने हैं। वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ। अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोंच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पल डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठरी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पचकुइयाँ शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी, उनकी बातों की ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। उनके खड़े होने में वह लचक है जो कनाट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठकर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल ओठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ सौ के इर्द गिर्द जमा हो गई और कारों के सोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालिकनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आँख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। सोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं।
एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने पर रख दी। वह निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है और मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी है और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं। मिसेज वासवानी कह रही हैं, प्रमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृत में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं। तो यह कहानी सुनाने का मेरा एक ही तात्पर्य था। आज के महान नगरों की जो स्थिति है वह बिल्कुल पहले की तरह नहीं रह गई। अब लोगों की जो सोच वह बदल चुकी है। आज किसी के मरने पर शो पर करने के लिए अगर वो जाते हैं तो केवल एक औपचारिकता बस होती है। वह आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए नहीं जाते, केवल एक दिखावा मात्र है। जब इंसान जिंदा होता है तो उसके सामने, जब वो पैसे वाला होता है तो कैसे लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, और जैसे वो मर जाता है तो उसकी इंसानियत, उसकी मानवताएं सब लोग भूल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आज की इस मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में लोग कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं। लोगों की अंदर की इंसानियत, मानवता बिल्कुल मरती जा रही है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।